हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फर्स्ट क्लास में। आइए आज फिर से सेट नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। इसमें लिखा है छठवें क्वेश्चन में कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये जो अचालक होते हैं इन्हीं को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसे हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। लेकिन इनमें एक चीज और होती है, इनमें मुक्त आवेश वाहक नहीं होते। ठीक, परावैद्युत कहलाते हैं। इन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर संधारित्रों या चालकों की चालकता को हम क्या करते हैं? धारिता को बढ़ा सकते हैं। संधारित्र में आपने देखा होगा संधारित्र किसे कहते हैं, उसी वाले चैप्टर में आप जो है पढ़े होंगे। अब इसमें एक चीज और लिखा है कि विद्युत धारणशीलता क्या कहलाती है। किसी भी परावैद्युत माध्यम में विद्युत को धारण करने की क्षमता, विद्युत को धारण रखने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत धारणशीलता कहलाती है। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या लिखा है? एप्सिलॉन। अब इसमें एक और परिभाषा जुड़ी है, लिखा है कि सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है? तो ये भी हम समझा देते हैं आपको। ये चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये भी हम समझा दें। तो इसकी भी परिभाषा लिखे देते हैं। क्या है? सापेक्ष विद्युतशीलता। तो क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि जो हेडिंग पड़ी है वही कहते हैं। ठीक, इसे हम एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता और बटे में निर्वात की विद्युतशीलता ये होती है। और इसमें एक चीज और पूछ रहा है कि माध्यम की विद्युतशीलता और विद्युत धारणशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि ये जो मान है ये हमें जो है संबंध स्थापित भी करना है। कैसे स्थापित होगा? ये बड़े आसानी से हम जो है इसे हल कर सकते हैं। देखिए, कूलाम के नियम से सत्यापन भी लिख देते हैं। सत्यापन क्या होता है? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से जब आवेशों के मध्य, जब आवेशों के मध्य निर्वात हो तब जो F होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब आवेशों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम हो, हम लिखेंगे माध्यम हो, तब क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आप अगर ये ना लिखें तो इसकी जगह पर आप जो है एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जो कि एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर होता है। तो हम इस पूरे की जगह पर
केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ये समीकरण हो जाएगी हमारे पास समीकरण 2। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो f अपॉन में f, एक मिनट, यहाँ f m लिखे ले रहे हैं, इससे आप समझ जाएं कि ये f मीडियम का है, तो ये f मीडियम हो गया। यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर, Q2 से Q2, Q1 से Q1, 4 पाई से 4 पाई, यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट और ये ऊपर पहुंच जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में 1। ये जो अनुपात है हमारे पास, ये इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एप्सिलॉन r कहते हैं। तो यही हमें संबंध स्थापित करना था जो किया गया, ये वाला हिस्सा हमें स्थापित करना था, ठीक है। यही हमारे पास जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखा है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह में तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए ये भी इसका अथवा है, ये भी देखते हैं। अगला सवाल इसमें लिखा है कि अपवाह वेग BD तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। मान लिया हमारे पास एक चालक तार है, चालक तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल संख्या हमने मान लिया n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इनका सबका अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग हमने मान लिया BD। जैसे ही इस पर विभवांतर स्थापित करते हैं तब ये स्थिति होती है, यानी कि BD उत्पन्न होता है। तो जब BD उत्पन्न होता है तो इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद ये होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसे हम बोलते हैं। जैसे इसे हमने ऐसे काट दिया तो आपको ये जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र, फल से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो हम क्या मानेंगे, Na इंटू BD सबके लिए। अगर हम t सेकंड के लिए ये संख्या कैपिटल N मान लें तो कुल संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी t सेकंड के लिए। t सेकंड के लिए हमें क्या जोड़ेंगे, इसमें t की गुणा और करा देंगे। तब हम क्या करते हैं, तब आवेश Q बराबर क्या होता है, आपने सुना होगा Q बराबर n e सुना होगा, लेकिन कुल संख्या हमें लेनी है तो कुल संख्या क्या हो जाएगी n इंटू ई। n की वैल्यू उठा के यहां रख दो, a b d t और गुणा में e। अब हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जब हम जाएंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में T, Q का मान यहां से उठा के रख दो, BDT और इंटू में E अपॉन में T, T से T कैंसिल। तो हमारे पास जो लास्ट में मान आएगा, यहाँ का इधर लिखे देते हैं, आप समझ जाना, इधर लिखे देते हैं, तो क्या आ जाएगा I बराबर N A V D E। यही जो है अनुगमन वेग, और मतलब अपवाह वेग या अनुगमन वेग बात देखी है, और विद्युत धारा में अभीष्ट संबंध होता है। ठीक, बहुत ही आसान तरीका है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल भी इसी सूत्र पर आधारित है, वो भी हम देखते हैं। सवाल में पूछ रहा है कि किसी चालक की लंबाई 3 मीटर है, हमने पहले ही लिख दी है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5, घनत्व जो होता है इलेक्ट्रॉनों के लिए Ne पूरा लिखते हैं, 8.5 गुणा 10⁻28 प्रति घन मीटर है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन का कितना समय लगेगा, समय हमें ज्ञात करना है। तार के अनुप्रस्थ काट 2 गुणा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, तथा इसमें
प्रवाहित धारा 3 एम्पियर। यानी कि हमें जो है इसमें समय ज्ञात करना है। समय के लिए हमें क्या ज्ञात होनी चाहिए? सबसे पहले चाल ज्ञात होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनुगमन या अपवाह वेग के लिए यही सूत्र लगाएंगे, अभी हमने निकाला था। तो यहां पर इस वाले सूत्र से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डी बराबर एन ए और ई, ये बटे में पहुंच जाएंगे। एन ए और ई ये बटे में पहुंच जाएंगे। ई के साथ में एन लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां से आई की वैल्यू देखिए 3 है और एन ई की टोटल वैल्यू है हमारे पास 8.5 गुणा 10 की पावर 28। ए का मान दिया रखा है 2 गुणा 10 की पावर -6। इसे हम पहले हल करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 3 ऐसे ही 8.5 दूनी 17 गुणा 10 की पावर 28 में से 6 गए 22 बचा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें तो समय निकालना है, तो समय के लिए हम लोग क्या करते हैं? समय बराबर होता है दूरी हो जाएगी एल के रूप में और चाल हो जाएगी बीडी के रूप में। ठीक, तो यहां से दूरी हमारे पास हो गई है 3 और चाल हो गई हमारे पास 3/17 गुणा 10 की पावर 22। ये इससे ये कट जाएगा और ये बटे का बटा जाएगा ऊपर 10 की पावर 22। दशमलव हम यहां माने, दशमलव अगर हम इधर ले जाएंगे तो 1.7 गुणा 10 की पावर इधर जाने पर प्लस होता है तो 10 की पावर 23 सेकेंड हो जाएगा। यही आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, देखिए आप। चलिए अगला सवाल हमसे पूछा है, लिखा है 7वां सवाल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। चलिए पहले इतनी बात जो है हम बताते हैं, परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। इतनी बात हमने इसमें लिख रखी है। जैसे मान लिया कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, इधर को जा रहा है और इसमें कोई आवेश जो है ऐसे ये आवेश आ रहा, आवेश ऐसे थीटा कोण पर इसमें प्रवेश कर गया। तो ये आवेश जब गति करेगा तो पहले तो इसकी गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके द्वारा इस पर, इसके चुंबकीय क्षेत्र पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल को ही हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। और ये वही बल पूछ रहा है, लगने वाला बल। ठीक, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लिखा है। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक बल कार्य करने लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा हमेशा याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आवेश के चलने की दिशा के लंबवत होता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा है। अगर आवेश ऐसे चल रहा है अंगूठे की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र इधर को है, सामने ये उंगलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती हैं, तो ये हथेली के धक्का देने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखो इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, लेकिन बल की दिशा किधर? अंदर की ओर, इनके लंबवत। अच्छा, ये दिशा के बारे में भी पता लग गया। यदि Q आवेश B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है या चलता है तो इस पर जो बल का परिमाण होता है वो F बराबर QBB sin थीटा होता है। अब इसमें हमसे एक चीज और पूछ रहा है, इसी के साथ सवाल में और पूछ रहा है, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तो बल का परिमाण क्या होगा? यह स्थिति कब के लिए है? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश थीटा कोण पर प्रवेश कर गया, ये Q आवेश। अब जो पूछना है शर्त ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश गति कर रहा है वो इधर को ही गति कर रहा है। तो अच्छा, इस अवस्था में ये बताइए थीटा का मान क्या होगा? 0। चलिए वो कंडीशन भी देखते हैं क्या लिखी है।
अब देखिए, यदि Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, तब थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। तो इसलिए F का मान क्या कह रहे हैं, बल का परिमाण क्या होगा? चलिए, तो F बराबर QBV साइन 0। साइन 0 की वैल्यू आपको पता हो, शायद कभी किसी ने बताई हो आपको, धोखे से याद रह गई हो, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तब ये स्थिति आएगी। इसमें हमसे एक बात और पूछ रहे हैं गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो गतिमान आवेश है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो चलिए, तब हम कार्य भी निकालते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। W बराबर बल का तो मान हमारे पास 0 आया है, तो विस्थापन क्या करेगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। ठीक, ये इतना 5 नंबर में क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब अगला सवाल इसमें है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये भी देखते हैं। लिखा है 7वें के अथवा में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। जैसे हमारे पास ये मान लिया हमारा हाथ नहीं कुंडली है, ये हमारे पास चुंबक है। जब इस चुंबक को समीप लाते हैं तो बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा इसमें से होकर गुजरती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से ज्यादा होकर गुजरेंगी ऐसे। जब इस चुंबक को दूर लाते हैं तो इसी कुंडली से ये दूर लाए, तो इसी कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं जो है कम होकर गुजरेंगे। इसमें देखिए लगभग सभी हैं, इसमें 1 या 2 है, लेकिन ये घटना हमें बार बार ऐसे आगे पीछे ऐसे करती रहनी चाहिए। तो इसके कारण इसमें कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, इसके कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी को तो फ्लक्स में परिवर्तन कहते हैं। ये बल रेखाएं हैं, इन्हीं को हम फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इस कारण इस कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत को ले जाने वाला बल। जब विद्युत को ले जाने वाला बल यानी कि आवेश को ले जाने वाला बल प्रेरित होगा, तो संभवतः धारा भी प्रेरित होगी। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। भाई सब लिखा है, आप परिभाषा नोट कर लीजिए। और इसमें एक न्यूमेरिकल लगा है, वो भी हम देखते हैं क्या लिखा है। इसमें एक चीज और लगी है न्यूमेरिकल से पहले कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए थे, जिसमें हम प्रथम नियम आपको बता रहे हैं पहले कि जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन, ये परिवर्तन लिखा है, परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो अभी हमने सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बताया था, उसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। यह फ्लक्स परिवर्तन यानी कि फ्लक्स परिवर्तन phi b की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही पहला नियम न्यूमैन ने दिया था। इसे गणितीय विवेचना इसकी न्यूमैन ने की थी,
इसलिए इसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ये बात याद रखना, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम ये है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है तथा प्रेरित धारा होती है, मैंने ये बताई थी, इनकी दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये प्रेरित हुए हैं। इनकी दिशा उत्पन्न होने वाले कारण के विपरीत होती है, यानी विरोध करते हैं। इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज ने ही बताया था कि जब ये समीप आएगी प्रेरित धारा इधर को भगाएगी, जब ये जो है चुंबक को हम दूर ले जाएंगे तो प्रेरित धारा की दिशा इधर पास हो जाएगी, यानी जब ये पास जाएगी तो ये जो है इधर को आएगी कि कहाँ चले आ रहे हो खोपड़ी में, और जब ये दूर मतलब ले जाओगे तुम तो ये इधर भी जाए, अरे कहाँ जा रहे हो, नाराज होके आप आओ आप हम चल रहे हैं, तो ये इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल चिपका हुआ है वो हम देखते हैं क्या लिखा है। न्यूमेरिकल में लिखा है कि एक वृत्ताकार त्रिज्या यानी कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और 2 ओम इसमें प्रतिरोध है। फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड में 180 अंश घूम जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सारी चीजें हमने जो है आपके समझ लिख दी है। त्रिज्या दी रखी है वो हमने मीटर में बदल ली, प्रतिरोध दिया रखा है ये लिख लिया, फेरों की संख्या 500, चुंबकीय क्षेत्र ये, समय इतना, θ1 पहले 0 पर होगा, उसके बाद कितना हो गया 180 अंश। प्रेरित विभव और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है। इतनी चीजें आप जो है नोट कर लें। इसके बाद नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें जो है लिखा है, आज ये लास्ट सवाल करेंगे हम, इसके बाद अगला टॉपिक जो है अगली वीडियो में। तो इसमें लिखा है क्या हमने अभी निकालना है E। तो इसके लिए हम जो डेल्टा फाई निकालेंगे वो डेल्टा फाई निकलेगा, ये निकलेगा -2b, ये याद रखना है, -2b। जब 0 से 80 अंश निकालते हैं तो -2b है। अच्छा एक काम करो, पहले हम फाई पर निकाल देते हैं इसलिए पता लग जाएगा। cos θ1, तो BA cos θ1, θ1 की जगह पर क्या है हमारे पास 0 है, और यहाँ हो जाएगा B × A, cos 0 की वैल्यू होती है तो ये हो जाएगा BA। ठीक, φ2 जब निकालेंगे तो BA cos θ2, BA cos 180 अंश, 180 अंश का मान cos में होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का BA। ठीक, इसके बाद जब हम डेल्टा फाई निकालेंगे, परिवर्तन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा φ2 - φ1। यहां से ये R आप याद रखना, R का मान जो हम ये लिखे दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर या 10 × 10⁻⁻2 मीटर। चलिए ठीक, R का भी मान यहाँ लिखे दे रहे हैं, कैपिटल R का मान 2। तो यहां से हमारे पास इसका मान जो है φ2 का माइनस का BA और ये भी -BA, तो ये हो जाएगा -2BA। तो यहाँ से डेल्टा फाई का जो मान आया है वो -2BA इस प्रकार से आया। ठीक, चलिए n का मान भी यहाँ लिखे दे रहे हैं, n का मान 500 है। चुंबकीय क्षेत्र B का भी मान 3 × 10⁻⁵ टेस्ला याद।
अब हमें निकालना है E, इसलिए E बराबर माइनस का डेल्टा फाई बी अपॉन में टी, तो माइनस पहले से ही है तो माइनस का 2ba अपॉन में टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b, b की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की पावर 5, माइनस का a का मान भी दिया रखा होगा, a का मान अच्छा नहीं है, a के मान के लिए हम पाई आर स्क्वायर वैल्यू लगाते हैं, बटे में t की वैल्यू है 0.25, इतनी वैल्यू आ गई। तो अब हमें इसका किसी का कोई काम नहीं, चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 2 3 6 और डबल जीरो बढ़ा दिया 10 की पावर -5, पाई का मान 3.14 और आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 10 गुणा 10 की पावर -2 और 10 गुणा 10 की पावर -2, स्क्वायर है इसलिए हमने डबल बार लिख लिया, बटे में क्या हो जाएगा 25, 25 चौका 100, 6 चौक 24 गुणा 3.4, एक काम करो ये दशमलव हटाओ, डबल जीरो बढ़ा दो, डबल जीरो से डबल जीरो ये भी काटो, हटाओ इसे, ये आ जाएगा 314। हमारे पास 10 की पावर बची है 5, 2 और 2, ये हो गई 10 की पावर -9। गुणा कराते हैं, गुणा करा के देखते हैं कितना आता है, आर का मान 2 ओम है, याद रखना, ठीक, आर का मान 2 ओम है। अच्छा फेरों की संख्या नहीं लिखी है, फेरों की संख्या भी लिखनी पड़ेगी हमें, चलिए बाद में देखते हैं, ये एक फेरे के लिए है, तो हम 314 की गुणा 24 से जब हम कराएंगे तो हमारे पास आएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 तिया 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 13, 5 7, चलिए 10 की पावर -9, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 500 फेरों के लिए यहां लिखे देते हैं, 500 फेरों के लिए, 500 फेरों के लिए जो आ जाएगा हमारे पास E बराबर, वो हम 500 से गुणा करा देंगे किसकी 75 36 गुणा 10 की पावर -9 की, तो 2 जीरो तो इधर चले जाएंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 25 और 1 26, 5 सत्तर 35 और 2 37 गुणा 10 की पावर -7, 2 जीरो यहाँ से गायब हो गए। दशमलव यहाँ मानो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक इधर बढ़ाएंगे तो 3.768 गुणा 10 की पावर 4 अंक की तरफ बढ़ाया हमने, 10 की पावर 3 वोल्ट बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब इसके बाद हमसे पूछा है प्रेरित धारा, चलिए प्रेरित धारा भी दिखाते हैं। प्रेरित धारा I बराबर क्या हो जाएगा E अपॉन R, E की वैल्यू हमारे पास 3.768 गुणा 10 की पावर 3 और बटे R की वैल्यू है 2। जब 2 से हम इसे काटेंगे तो हमारे पास I बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 गुणा 10 की पावर 3 एम्पियर, यही इसका एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बताया जाएगा। धन्यवाद।